क्लास कौन सी? 14। तो रे में हम लेक्चर नंबर 14 पे हैं। इससे बड़ा कोई सेक्शन ही नहीं होता, ऑप्टिक्स ही है। ये तुमको 20-22 दिखेगा, ठीक है। अच्छा, आज का जो सेक्शन है मेनली, उसमें फार्मूला तो ध्यान होगा ही सही, जिसे भाई मेरे को बताएगा रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का फार्मूला। आप बैठो आराम से। हाँ बिल्कुल, मैं सुन नहीं पाया। μ2 हाँ सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही बोला भाई ने, परफेक्ट फार्मूला कहा। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू डिफरेंस इन म्यू अपॉन आर इन मीटर। ये तो मैं ज़्यादा प्रिसाइज बोल गया, लेकिन आप μ2 माइनस μ1 अपॉन आर बोलते हैं, आपका काम चल जाता है। ये किस सरफेस के लिए था? कर्व्ड सरफेस के लिए। मान लो सरफेस कर्व न हो के अगर आज प्लेन हो जाए, तो अभी तो ये कर्व्ड सरफेस था, तो उसके लिए रेडियस की कुछ न कुछ वैल्यू थी। ये सरफेस ऐसा ना हो कि बिल्कुल सीधा हो जाए, तब उसके लिए रेडियस की वैल्यू कितनी होगी? ये बहुत बड़ा हो जाएगा। सोचो, रेडियस इन्फानाइट होगा इसका। प्लेन सरफेस का रेडियस इन्फानाइट होता है, प्लेन मिरर रेडियस कितना होता है? इन्फानाइट। उसको यहाँ रख के देखो, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर के जगह पे इन्फानाइट, तो ये पूरा टर्म हो गया जीरो। जैसे ये पूरा टर्म जीरो हुआ, तो μ2/v इक्वल्स टू तुम कह सकते हो μ1/u, कह सकते हो। थोड़ा रीअरेंज कर लो तो तुम कह सकते हो μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू v अपॉन u। ये बिल्कुल वैलिड है जब सरफेस कैसा हो? रिफ्रैक्शन वाला, प्लेन सरफेस के लिए ये हमेशा वैलिड है। फटाफट नोट किया जाए। हेडिंग दो, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। आज की कहानी है रिफ्रैक्शन किसके थ्रू? प्लेन सरफेस। इसी में स्लैब वगैरह की इंट्रोडक्शन आज से शुरू करेंगे। लिख लिया तुमने? रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस। थोड़ा तेज लिखेंगे, और लिखते लिखते सोचते रहना μ2 क्या है। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए वो μ2 है। पुरानी बातें भूल थोड़ी सकते हैं। μ2 वही है, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस सरफेस में जाए वो μ2 है। v और u क्या होता है? v होता है इमेज की दूरी और u है ऑब्जेक्ट की दूरी। कहाँ से मेजर करते हो? सरफेस से सारा मेजर किया जाता है। ठीक है, ये सब हम जानते हैं। इसमें आगे अब प्रोसीड करेंगे। अब जैसे मेरे पास कुछ सिचुएशन है जिसको समझने की ज़रूरत है। आराम से समझाता हूँ, आप इसको देखते रहना, अच्छे से समझना। एक एक करके बात बढ़िया समझ में आती है। माना इस तरीके से कोई मेरे पास कंटेनर है और उस कंटेनर में मान लो पानी भरा है। मेरे पास एक सवाल है, कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से 12 मीटर नीचे इसके अंदर है। जैसे मैं बताऊं तुमको, मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो इस तरीके से यहाँ, अभी मत बनाना, अभी सुनना पहले। मान लो कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस
इसमें ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है इस तरीके से, यहाँ ऑब्जेक्ट है, और ये जो है ना हाइट, मतलब डेप्थ ऑफ वाटर यू कैन से, ये तुम्हारा 12 मीटर है। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ है, ये है ऑब्जेक्ट। अब 2-3 बात सुनना, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तुमने जो निकाला वो इंसिडेंट रे था। इंसिडेंट रे का नेचर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। इंसिडेंट रे फैल रहा है, इंसिडेंट रे का नेचर डाइवर्जिंग हो, रियल ऑब्जेक्ट होता है। मैंने कहा था रॉड, मैंने कहा था रॉड, रॉड का मतलब रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे, रियल ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे। ऐसा नहीं होता, क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, कभी कभी देख के हम सोच लेते हैं, अच्छा देख से किसी पूछो ऑब्जेक्ट क्या है, हो सकता है वो बोले कि देखो देख के पता लग जाता है ऑब्जेक्ट कौन है। हर बार देख के पता नहीं चलता। ऑब्जेक्ट का डिसीजन कौन लेगा? सिर्फ इंसिडेंट रे लेगा। ऑब्जेक्ट देख के भी पता चल रहा है तब भी इंसिडेंट रे को देखो, इंसिडेंट रे कहाँ से निकल रहा है। इंसिडेंट रे का कन्वर्जिंग पॉइंट ही ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का इसके अलावा कोई डेफिनेशन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट रे का कन्वर्जिंग पॉइंट। अगर इंसिडेंट रे का कन्वर्जिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है तो रियल ऑब्जेक्ट होगा। अब इसका उल्टा, अगर इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग हुआ, मैं लिखता हूँ, थोड़ी देर के बाद प्रूफ कर लेंगे, इंसिडेंट रे अगर कन्वर्जिंग है मतलब पक्का वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इस बात पे यहाँ पे आओ। अच्छा, छोटी क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, डेंसर से रेयर जाओगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाओगे अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये तो पहले नॉर्मल बनाया, अब इसका अवे ऐसे चले गए, सोच। अब ये इधर भी डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब थोड़ा इसको ठीक ठाक से बना देता हूँ। अब देखो, अब आराम से, ये मैंने बनाया नॉर्मल, ये क्या बनाया है? ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे। कहाँ पे चला गया रिफ्रैक्टेड रे? एयर में। रिफ्रैक्टेड रे का कन्वर्जिंग पॉइंट इमेज है। अब ये सही में तो, अब देख यहाँ से लाइट निकली, मीडियम चेंज, रिफ्रैक्ट हो गया, चला गया, मिलेगा कहीं नहीं। पर टेंडेंसी टू मीट देखो कहाँ है, अंदर में कहीं, सोच के देख, ये अंदर में कहीं मिलने की इसकी टेंडेंसी है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इमेज, इसको बोलेंगे इमेज। यही तो कारण है कि तुम पानी के ऊपर से, अगर तुम पानी के ऊपर से यहाँ 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 पानी के ऊपर से अगर देखते हो झांक के ऐसे, तो तुमको चीज़ें ऊपर उठी हुई दिखती है। यही तो है कंडीशन। तो अच्छा, सही में था यहाँ, फील कहाँ हो रहा है? फील हो रहा है यहाँ, फील हो रहा है यहाँ। ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये है, ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये है, ये कंडीशन है। अब इस पे सवाल भी बन सकता है, जैसे इसमें कहा कि भाई फाइंड, लिखो तो, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज as seen by observer in the air, observer in the air। ऑब्जर्वर इन द एयर, मैं अभी तुरंत ये करके आया हूँ, इसकी हेल्प लूँगा। भाई देख, इस तरह के क्वेश्चन में सारी दूरी कहाँ से मेजर होगी? सरफेस से। सरफेस कौन है? ये, मतलब ये रहा सरफेस। इसी सरफेस को तुम 0,0 बोलोगे, फिक्स कर लो। इस सारी दूरी यहीं से मेजर करेंगे, इसी को 0,0 बोलेंगे, ऑब्जर्वर यहीं पे बैठाएंगे दूरी मेजर करने के लिए। समझ रहे हो क्या? अब जरा मन ही मन सोचो, ये रिलेशन बन के आया है, मैं अगर इसको भूल भी गया, ये थोड़ी भूलूंगा, μ2/v - μ1/u = डिफरेंस इन म्यू अपॉन आर इन मीटर।
ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, लेकिन म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर बोल सकते हैं। आर इनफाइनाइट होगा तो वहाँ से रिजल्ट आया म्यू2 अपॉन म्यू1। म्यू2 क्या है? रिफ्रैक्शन के बाद एयर जिस मीडियम में जाए, मतलब रेज जिस मीडियम में जाए। ऑलराइट, म्यू2 यहाँ पे 1 होगा। सोचो, रिफ्रैक्शन के बाद हवा में गया। म्यू1 पानी है 4/3 इक्वल्स टू वी, मुझे चाहिए u कितना है 12। तो ये क्या लिखा हुआ है 3/4 इक्वल्स टू v/12। हाँ, ये 4 से 3 जाएगा, v बराबर आएगा 9 मीटर। ये कहाँ से मेजर किया हुआ है? ऊपर से, सरफेस से। मतलब ये जो तुमको मिला है ये मिला है 9 मीटर, ये है 9 मीटर। समझ में आ रही है बात? ऐसे डील होता है इसका क्वेश्चन। अब ये इसको नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस पढ़ लिया था, आज पढ़ रहे हैं प्लेन सरफेस। भाई तू क्यों नोट कर रहा है हाथ तोड़ के? मैं थोड़ा थोड़ा क्यों लिख रहा हूँ? जब हाथ, जब चोट लगी उसको आराम दो प्रॉपर। खेलते समय बकवास, मेरे से बेहतर खेलेगा तू, तेरे को तो किसी दिन गेम में लेके चलूँगा। देखो, भगवान का आशीर्वाद है, मैं बताऊँ तुमको, मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, मतलब बहुत अच्छा। और आज तक शरीर का एक अंग नहीं टूटा है। ऐसा नहीं कि टूट जाए, मतलब एक अंग नहीं टूटा। और अपने पूरे ख़ानदान का सबसे बदमाश लड़के में से एक। लेकिन आज तक कोई, हाँ, दूसरे का टूट गया मेरे कारण, वो अलग बात है। मेरा एक ब्रदर है ज़रूरत से ज़्यादा होशियार। वो पेड़ पे चढ़ा, सिनेमा देख के आया होगा, मेरे से बड़ा है, कज़न है। पेड़ पे चढ़ा, झूला लगाने के लिए चढ़े थे। और सिनेमा में देखा होगा कि लोग रस्सी पकड़ के चढ़ते हैं, उतरते हैं। रस्सी का एक छोर मेरे से पकड़वाया और दूसरा पकड़ के उतर रहा था। हैं, वो ऐसा लगा झटका, इम्पल्स, मेरे से तो पता ही नहीं चला कब छूट गया। अब वो गिर गया, अब गिर गया। अब बचपन में क्या होता है कि जब आपको चोट लगे ना, तो चोट से ज़्यादा डर इस बात का होता है कि पापा कूटेंगे। तो गिर गया, तो सबसे पहले तो वो गिरा, मैं भागा, स्टेप 1। बहुत दूर भागने के बाद रियलाइज़ हुआ कि एक बार जाके देखना चाहिए। जब आया देखने के लिए, क्योंकि गलती उसी की थी यार, उसको सोचना चाहिए। एक तो उससे छोटा हूँ, रस्सी का एक छोर पकड़वा दिया। फिजिक्स तो चलो नहीं आती थी उस समय, लेकिन अकल तो थी। और दूसरे छोर को पकड़ के उतर रहा है, अब मेरे से उम्मीद कर रहा है मैं पकड़े रहूँगा। वाह, ऐसा तो 1 सेकेंड में छूट गया, पता ही नहीं चला। तो इसीलिए मैं काम कभी नहीं करता कि भाई तू रस्सी पकड़ मैं कूदूँगा, क्योंकि खुद तो कुछ अकल के लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप फुटबॉल जैसे खेल रहे होते हो तो तुम फुटबॉल खेलते हो और हमेशा हाथ और आँख और कभी कभी कुछ तो तोड़ता रहता है। तुम समझो कि फुटबॉल खेलने का हमारा टारगेट क्या है? जो भी कोई खेलता है, हमारा टारगेट क्या है? कोई टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, ग्राउंड होने चाहिए, बाकी कपड़े कुपड़े दुनिया जहाँ, प्रॉपर लाइटिंग वाइटिंग पूरी व्यवस्था के साथ। अब जब हम खेल रहे हैं एंड द पर्पस इज़ टू जस्ट वार्म अप, कि हमारा काम चले, हमारे को, हम वार्म अप के लिए खेलते हैं ना। अभी बैडमिंटन लोग खेलेंगे तो वार्म अप के लिए खेलेंगे। तो बैडमिंटन तुम साला रोड पे जाके बैडमिंटन खेलोगे, डाइव लगा लोगे, नाक तोड़ दोगे, अब बोलोगे वाह आई एम प्लेयर। ये बकवास है ना भाई, है कि नहीं ब्रदर? तो खेलने का पर्पस, तुम खेलने का पर्पस, तुम्हारे खेलने का पर्पस है कि अपने आप को फिट रखना। दिस इज़ योर पर्पस, कि तुम आए हो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हो। तो क्या हो जाएगा, सपोज बॉल मेरे पास आई, वहाँ पे है, मैंने छोड़ दिया, तो क्या पड़ले आ जाएगा? अगर भाई उस बॉल तक पहुंचने के लिए मुझे डाइव लगाना हो, और मुझे दिख रहा है कि ये रोड पे खड़ा हूँ मैं, पत्थर है यहाँ, मैं ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट बन के वहाँ पे कूद के नाक तोड़ दूँगा, इसमें कौन सी मतलब तूफानी बात है? तो गधे कहलाओगे। अगली बार अगर हाथ टूटा ना, मैं मुँह तोड़ दूँगा, सही बता रहा हूँ, बकवास बात है। पहली बार तो क्या है, तो शरीर में 12-14 अंग हैं बाहर से, सबको एक एक बार तोड़ते रहो। गधा मैसेज कर रहा है कि चोट लग गई है हाथ में। अरे यार, खेलने के लिए थोड़ी मैंने बोला कभी कि मत खेलो, मैं तो बोलता हूँ ज़रूर खेलो, लेकिन खेलने का मतलब थोड़ी कि कहाँ डाइव लगा रहे। देखता हूँ रोड पे लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो गधे साले, रोड पे क्रिकेट खेलने की चीज़ है। ग्राउंड पे जा खेल, ग्राउंड में जाके मुँह तोड़ लिया। सर वो पीछे घूम के शॉट मारा था, मैं नीचे गिरा, मेरा घुटना टूट के बच गया, हाथ बचा लिया। वार्म अप पहले प्रॉपर ढंग से करा करो और ठीक से खेला करो। आँख नाक अगर एक्टिव होकर खेलेंगे तो तुम देखते हो गेम होता है, उसमें कोई खिलाड़ी होता है जो बार बार चोटिल होता रहता है, उसकी बदनामी होती है यार।
ऐसे तो नहीं बहुत अच्छा कोई खेले भी और बार बार नाक नाक टूटते रहे तो क्या मतलब, जब मौका मिले अवेलेबल ही नहीं है वो, क्या हो गया, इंजरी से क्या बेकार है तो। इसलिए ध्यान रखिए। चलिए फिलहाल इस पे आइए, ऑप्टिक्स पे। ये फ़ोटो बना लिया आपने, मेरे से बेहतर बनाया नहीं बनाया? देख कैसे बनाया, सुंदर बना लिया, देख बढ़िया बना लिया। अब तुमको बताऊँ इसमें 2-3 चीज़। इस फोटो को यहाँ पे छोड़, दिखाना तुमने कैसे बनाया, उसका दिखाओ। ये PR नंदनी, जल्दी PR नंदनी, ठीक है। तब तो और छोटा बनाते, जब मेरे को ऐसे घूर के देखना पड़ता, और छोटा बनाओ, मतलब ऐसा बनाओ कि तुम्हारे अलावा दूसरा समझ ही नहीं पाए कि वो म्यू है या यू है। चलो अब तुमको मैं यहाँ से कुछ बातें समझा रहा हूँ। रिफ्रैक्टेड रे बना है, ठीक है। एक छोटा सवाल लिखोगे क्या? लिखो तो, लिखो तो। अब इसको तो मुझे मिटाना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन आपके पास तो है अवेलेबल, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सिचुएशन बनाते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस के लिए द नेक्स्ट सिचुएशन। अब की बार ऑब्जर्वर को थोड़ा सा ऐसे रखें कि कुछ अलग टाइप से इंसिडेंट रे दिखे। इसमें तुम नोटिस करते रहना, इंसिडेंट रे कैसा था, डाइवर्जिंग था। ऑब्जेक्ट कैसा मिला अपने को, रियल। अब इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अभी करेंगे। पहले एक सवाल कराता हूँ, आप समझिए। मान लो सिचुएशन है मेरे पास कि कोई ऑब्जेक्ट पानी से 12 मीटर ऊंचाई पर है। कोई ऑब्जेक्ट पानी से 12 मीटर ऊंचाई पर है, और पहले तो पानी बना लेते हैं। ये पानी, लाल पानी, लाल पानी। क्या हो रहा है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है। सबसे पहले क्या करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ये ऑब्जेक्ट है भैया, और ये इंसिडेंट रे है। नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग, तो रियल ऑब्जेक्ट है, दिख भी रहा है। अच्छा, रियल ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चलेगा, रियल रेज का कन्वर्जिंग पॉइंट हुआ तो रियल ऑब्जेक्ट। आने दो, बहुत बढ़िया, अच्छा, ठीक है। एक चीज़ मेरे समझ में आ रही है, मैं कहाँ पे हूँ अभी, रेडर में, है ना। जाऊँगा कहाँ, डेंसर में, तो जाऊँगा किस तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो रेडर से डेंसर जब मैं जाऊँगा तो नॉर्मल की तरफ जाऊँगा, ये ऐसे आए, और ये भी नॉर्मल की तरफ ऐसे आए, टुवर्ड्स नॉर्मल। कंफ्यूज न करना, टुवर्ड्स नॉर्मल। थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहे हैं, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहे हैं। अगर मैं इसी को पीछे ले जाऊं कहीं, इसी को पीछे ले जाऊं कहीं, पीछे ले जाऊं, तो ये यहाँ पे कहीं मिलेगा क्या, ये यहाँ पे कहीं मिलेगा क्या? सोचो सोचो सोचो। ये पीछे अगर इसको ले जाओगे तो यहाँ कहीं मिलेगा क्या? ये नॉर्मल था। डायग्राम दोबारा बनाऊं या दिख रहा है? दिख रहा है। कलर चेंज कर दूं क्या? देखो, नॉर्मल का बस कलर चेंज कर देता हूँ। आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर फॉर नॉर्मल। ग्रीन से नॉर्मल बना देता हूँ, फिर तुमको अलग से दिखेगा। ये मैंने नॉर्मल इसका, ये मैंने नॉर्मल इसका, ये है। ये कौन है? इमेज है। ये है इमेज। अच्छा, अब देखो कहानी क्या हो रही है। अब देखो कहानी क्या हो रही है। अब सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि अगर ये इमेज है तो देखना, एक तो ऑब्जेक्ट की दूरी, दूसरा यहाँ से इमेज की दूरी। अब देखो सवाल लिखो, अब डाटा लिख लो। ऑब्जेक्ट इज at 12 centimeter from the surface. Object is at 12 centimeter from the surface. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ले लीजिए 4/3, नहीं दे तो ये होता ही है। पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ये पूछा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ये पूछ रहा है।
देख भैया चेक कर क्या सही है क्या। हाँ, μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू v अपॉन u। μ2 रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए वो μ2 है, और आज μ2 कौन है 4/3 इक्वल्स टू v मुझे चाहिए अपॉन u कितना बोला है 12 सेंटीमीटर। u गिवन था 12 सेंटीमीटर, लो ना मीटर सही, अब जो है सो सही, चलो जो दिया सब सही है, चलो 12 दिया, ठीक है। सोचो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, सेंटीमीटर दूंगा सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या है। अब ये 4/3 4 v बराबर कितना 16, v बराबर 16, 3 नीचे आएगा कट जाएगा 4 और ये आ गया 16, सही है बात। 16 मान लो मीटर में दिया था तो मीटर आएगा, इसका मतलब ये जो इमेज है ये 16 मीटर ऊपर है। कहाँ से, इस सरफेस से। हमेशा ऑब्जर्वर जो मापने के लिए बैठा रहता है वो इसी सरफेस पे रहता है, यहीं से सारी दूरी देखता है। बोले भाई कितना नीचे है तू, कितना ऊपर है तू, ऐसे। अब एक असली बात बताता हूँ, देख तुमने नोटिस करा क्या, यहाँ पे देखना ध्यान से, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, इमेज कहाँ बना, एयर में ही बना। सोचो इससे पहले वाले सवाल में देखो ऑब्जेक्ट कहाँ था, वाटर में, इमेज कहाँ बनी है, वाटर में। अच्छा, दूसरी बात नोटिस करो, इस वाले में ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है, इमेज कैसा है, वर्चुअल है। सही में तो रेज इधर आ गई ना भाई, इधर तो कहीं मिली नहीं, हम तो ये जूम कर रहे हैं यहाँ कहीं मिली होगी। मतलब एक तो रियल ऑब्जेक्ट है और बनाया इसने वर्चुअल इमेज, और दूसरा सेम मीडियम में बनाया है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम में इमेज बनाया है। तो एक अच्छी बात यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट हो उसी मीडियम में इमेज बने तो रियल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज। तुक्का मारो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता तो क्या होना चाहिए था, रियल इमेज। अगले सवाल में वो भी देख लेंगे, लिख लो इस बात को, पहले बात लिख लो फिर फोटो बनाना। लिखो जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज। ये तरफ से तुम कंफ्यूज करेगा क्या, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट उसी मीडियम में इमेज, इससे बढ़िया ये सेंटेंस हो गया। अरे दोनों एक ही बात है, लेकिन तू अच्छा वाला लिख लेना भाई, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट उसी मीडियम में इमेज। कि गलत बोल रहा हूँ, नहीं है ना, हाँ, क्योंकि जिस तरफ में क्या मीडियम ज़्यादा प्रिसाइज लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात, रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखोगे तो रियल इमेज। अच्छा सोचो, एक चीज़ तुम सोचो, ये जो शिफ्ट विफ्ट हो रहा है अभी यहाँ पे, इसको देखने वाला आदमी कहाँ है, सरफेस से तो दूरी। ये आदमी ना, ये बस इंची टेप पे खड़ा है, ये तो कहता है भाई मैं तो बस दूरी मेजर करता हूँ। हाँ, पानी में है, पानी में है, ये बात समझिए, देखने वाला पानी में है। अरे ये जो मैंने जिसको खड़ा किया है ना भाई, वो बस दूरी मेजर करने के लिए आया है, इंची टेप लेके। हाँ बता, सिर्फ दूरी मेजर करेगा। तो दूरी, वो कह रहा है कि मैं 0,0 पे खड़ा हूँ। तुमको अगर ये ऑब्जर्वर से कन्फ्यूजन हो रहा है तो कीप इट लाइक ओरिजिन 0,0। लेकिन यहाँ देखने वाला आदमी कहाँ होगा, पानी में। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, एयर में। अब तुम सोचो, एक अच्छी बात बताता हूँ, अगर तुमने इसको मान लिया ऑब्जर्वर, ये तो दूरी मेजर कर रहा है ना, 0 माइल है, ये दूरी मेजर कर रहा है। हर शहर में एक 0 माइल होता, जानते हो ना, ठीक है। अब देख, ये दूरी मेजर करेगा मान लिया। अगर ये अभी कहाँ रखा है तुमने इसको, सरफेस पे, मतलब ये कहाँ है, एक तरीके से एयर में है, बाउंड्री पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, एयर में, और इमेज कहाँ बना रहे हो, एयर में। तो ऐसा थोड़ी होता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, चिड़िया 12 पे है, मुझे 28 पे दिखे, ऐसा थोड़ी होता है यार। तुम्हें आंखों में फॉल्ट है। दिक्कत कहाँ होगी, जब चिड़िया हो बाहर, मैं पानी के अंदर से देखूंगा, तब डाउट होगा ना भाई। मीडियम जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक तो जो जहाँ है वही। ऐसे में तो गजब हो गया, तुम यहाँ बैठे हो, मुझे तुम अमेरिका लगो, या लगे कि ओम टावर में है। ऐसा नहीं हो सकता ना। मीडियम, ऑब्जर्वर अलग हो, है ना, और ऑब्जेक्ट अलग हो। मतलब कि देखो अलग अलग मीडियम से। पानी के अंदर मछली होती है,
तब तुम जो देखते हो तो मछली तुमको ऊंचाई पे दिखाई देती है। मछली सही मायने मछली यहाँ पे है, तुम पानी में देखते हो तुमको मछली यहाँ फील होती है कि थोड़ी ऊंची है। तो यहाँ छुओगे, यहाँ क्या रहेगा? कुछ नहीं। पानी के अंदर मछली होती है तो तुम क्या देखते हो? उसकी इमेज को देखते हो। मछली थोड़ी दिखती है तुमको। ऐसा थोड़ी कि पानी के अंदर एक मछली ऑब्जेक्ट, दूसरी उसकी इमेज हो गई यानी कि दो मछली, ऐसा नहीं होता, फिर तो आँख खराब है आपका। हम एक बार में कब जब हम किसी दूसरे मीडियम में जब देखते हैं तो हम उस समय ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को नहीं देख सकते। एक ही मीडियम से देखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, मैं भी हवा में हूँ, तुम भी हवा में हो, तब तो जो है सब दिखेगा, अच्छा है, एक्यूरेट दिखेगा, जो जहाँ है वहीं दिखेगा। दिक्कत कब आएगी? जब तुमको यहीं छोड़ दूँ, बीच में कोई ग्लास लगा लूँ, तुमको ग्लास के अंदर या पानी के अंदर मैं बाहर से देखूँ, तब दिक्कत आती है। जब देखने वाला कहीं और हो और सामान कहीं और रखा हो। अब देखना, पानी के अंदर मछली है ना, उसको चिड़िया देख रही है। चिड़िया को क्या लगेगा? अरे तो बस यही तो है ना, पास में लगेगी मछली। और मछली भी तो चिड़िया को देखेगी यार, उसके भगवान ने उसको भी दिया ना आँखें। मछली देखेगी चिड़िया को तो मछली को क्या लगेगा? ओहो, चिड़िया तो बहुत दूर है, मछली अपनी दुनिया में रिलैक्स। दोनों को कन्फ्यूजन किया दिया भगवान ने। ये तो कमाल है नेचर का, दोनों को कन्फ्यूज छोड़ा। ऐसे नहीं पार्शियलिटी थोड़ी करी है, दोनों को कन्फ्यूज किया। अब देख मज़ेदार बात, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, ऐसा मैं नोटिस करके बता रहा हूँ। पानी के अंदर मछली होती है, मछली पकड़ने के लिए कभी तुमने देखा है कि छोटी सी चिड़िया जाए जिसके छोटे से चोंच हों, वो जाके मछली पकड़े? ऐसा देखा है कभी? जो पानी के अंदर जो चिड़िया होती है उसके भगवान ने उसकी चोंच की साइज़ बड़ी दी है, लंबी दी है। भाई हो सकता है फिजिक्स के हिसाब से दिया हो कि मछली, चिड़िया को तो लगेगा कि मछली यहीं पे है, मछली यहाँ होती ही नहीं है, थोड़ा नीचे होती है, वो यहाँ पकड़ने की कोशिश करे, चोंच उसकी बड़ी है, मछली उसके अंदर आ जाएगी। अरे भगवान ने लगा सकते हैं भगवान लॉजिक। तो पानी वाली जो चिड़िया होती है जनरली मैंने नोटिस करा है कि उसकी चोंच की साइज़ बड़ी होती है। हो सकता है उसके पीछे भगवान ने रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस लगाया हो सकता है ना, दैट्स वाई साइज इज केप्ट लार्ज, कि भाई वो गलती से भी पकड़े तो बड़ा पकड़ा है। अब मान लो हमारे को किसी से कभी मान लो कि कोई पता नहीं है कि आगे क्या है, डंडा लड़ाई हो रही है किसी से, है ना, तो हम बड़ा डंडा चला रहे, कोई होगा इसी रेंज में होगा, मतलब जहाँ पकड़ा जाए, है कि नहीं, तो इस तरीके से दिया उसका बड़ा। अब तुम जरा सोचो ऐसे क्वेश्चन में, अच्छा वेलोसिटी से भी कन्फ्यूजन होगा क्या? होगा। रिलेटिव वेलोसिटी से भी कन्फ्यूजन होगा। चिड़िया और मछली दोनों में वेलोसिटी का भी लफड़ा है, रिलेटिव चलेगा ना, इसको लगेगा कुछ और वेलोसिटी, उसको लगेगी कुछ और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वाला एस्पेक्ट अगली क्लास में आएगा, अभी फिलहाल ये है। तो तुम समझ रहे हो दोनों कंडीशन कैसी है, ये ध्यान रखना। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, कब जब मीडियम हो, मतलब कि अगर मान लो देखने वाला भी हवा में हो, ऑब्जेक्ट भी हवा में है, फिर काहे की दिक्कत? फिर तो जो जहाँ है वहीं दिखता है, जो जहाँ है वहीं दिखता है। अच्छा इसमें, अच्छा फिर छोटी सी बात, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन कौन देता है? इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे के लक्षण क्रम होंगे वही ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा। इंसिडेंट रे के लक्षण क्रम डिसाइड करता है ऑब्जेक्ट। एक दो तीन अच्छी बात है, इसको मैं समझा के देखता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा। ऐसे तुम हो तो जीनियस। रिलेशन यहाँ से ये ध्यान रखना, μ2/μ1 = v/u। ये याद क्या करना है अपने को? याद है, मैंने तो इसको फार्मूला माना हुआ है और यहाँ से कोई सा भी सॉल्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटा सा सवाल तुम सुनना क्या कह रहा है, ये छोटा सा सवाल सुनना। लिखो कंसीडर object is kept at depth d below the surface of water. Depth d below the surface of water. आज ब्लू है पानी, सही है क्या?
ये ऑब्जेक्ट है क्या, ये इमेज है। मैंने कहा भैया ये जो डेप्थ है ये d है ना बात। तो तुम कहोगे यार ये जो पूरा लोगे ये u लोगे, और जो इतना कंसीडर करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको कितना कंसीडर करोगे, v करोगे ना। पूरी कहानी ये है ना बात। अब एक टर्म तुमको लग रहा, अच्छा चलो इसको सॉल्व करो। माना इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, भैया म्यू ऐसे लिखता हूँ मैं, यू ऐसे लिखता हूँ मैं, तुम एक जैसा मत लिख लेना यू 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 यू, मज़ा आ जाएगा तुम। एक म्यू है दूसरा यू है, म्यू यू नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो जब भी जीवन में रिफ्रैक्शन होता है तो स्पीड बदल जाती है, स्पीड बदलती है, और एक ही चीज़ है जो नहीं बदलती है, बाकी सब बदलेगा। सोचो क्या नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी। मीडियम के बदलने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, कारण बताओ। मैंने 10-20 बार बोल रहा है, पहले से बोल चुका हूँ। फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, बोला है ना मैंने, कभी नहीं बोला है? अरे तो किसी और बैच में बोला हो। फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है। मीडियम बदलोगे तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी एक पार्टिकुलर आवाज़ है, जैसे फ़ोन करूँ तुमको गाली दूँ, पकड़ लोगे, अच्छा यही था। चाहे नंबर बदल के बोलूँ, लगे यार सुना सुना तो लग रहा है, आवाज़ से पता लग जाता है ना। अच्छा लेकिन अब देखो, मैं यहाँ से खड़ा होकर बोलूँ, छत पे जाके बोलूँ, वहाँ पे जाके बोलूँ, है ना, कहीं पे जाके बोलूँ, एक बार जब आवाज़ निकल गई, वो प्रॉपर्टी है सोर्स की। फ्रीक्वेंसी कब बदलती है, सोचो फ्रीक्वेंसी कब बदलती है, सोचो। नहीं, रिफ्लेक्शन में तो कहीं नहीं बदलेगी फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक केस है जहाँ फ्रीक्वेंसी बदलती है, सोच के बताओ। जब ऑब्जर्वर में और लिसनर में रिलेटिव मोशन होता है। एक टर्म है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट साउंड, अरे नहीं सुना है तुम लोगों ने? अरे पिछले ही साल तो हटा है सिलेबस से भाई, पिछले ही साल हटा है, उससे पहले तुम पढ़ चुके होगे, 9th में पढ़े होगे, नहीं पढ़ा है। अब सुनो, तुम यहाँ पे खड़े हो, कभी कोई बाइक वाला, जो ये बंदर निकलते हैं ना बाइक लेके, कुत्ते, तो जब वो बाइक लेके गुजरते हैं तो ये भट भट करके निकलते हैं, सुना है? ठीक है। लेकिन जब यही अच्छे लोग जब बाइक चलाते हैं, अच्छे प्रोफेशनल, है ना, जो 20-25 लाख का कपड़ा उपड़ा पहन के जो बाइक चलाते हैं प्रोफेशनल तरीके से, 1-8 करोड़ की बाइक जब चलते हैं, तो जब बाइक की रेसिंग होती है, उसमें तुमने बाइक का साउंड सुना है? सुना है ना? ये सही में उसका साउंड थोड़ी था, सही में उसका साउंड है, कौन सा साउंड होता है? ये तो लगा अच्छा कुछ तो गया है, लगता है ना कुछ तो गया है, मतलब कुछ क्रॉस किया है ऐसा। वो जो साउंड है एक्चुअल बाइक का साउंड नहीं है, लेकिन क्या था कि जो सोर्स था बाइक, और ऑब्जर्वर कौन है? मैं, मेरे और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो मुझे वो ऐसी सुनाई दी आवाज़। इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और अपारेंट फ्रीक्वेंसी वाली बात वहाँ पे होती है। कंक्लूजन क्या है कि भाई जनरली जब भी बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो सबसे पहले मन में क्या आना चाहिए? फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। अच्छा, दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी बदलने की बात जब होती है, उस फिनोमेना को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। कहाँ होता है? जब ऑब्जर्वर में और लिसनर में, मतलब ऑब्जर्वर में या सोर्स के बीच में, ऑब्जर्वर मैंने वहाँ सुनने वाला होगा, लिसनर, उसके बीच रिलेटिव मोशन होगा, तभी ये बात हो सकती है। तुमने सुना होगा, वो ट्रेन जब गुजरती है ऐसी तो आवाज़ आती है ना कुछ अलग सी, लगता है कि अच्छा ट्रेन गई, और जब ट्रेन में तुम बैठे होते हो, तुम ट्रेन में, एक ट्रेन में तुम बैठे हो, अब बगल से दूसरी ट्रेन गई, है ना, तो आवाज़ कुछ अलग से नहीं आती अपने को, ऐसा करके, तो वो है रिलेटिव मोशन। खैर समझते हैं इस बात को। अब देखिए, अब इसमें एक नॉर्मल रिलेशन अगर फाइंड किया जाए तो क्या बन के आएगा? देखना यहाँ पे वही रिलेशन μ2/μ1 इक्वल्स टू v/u, μ2/μ1 इक्वल्स टू v/u। μ2 यहाँ कौन होगा? एयर होगा। μ1
म्यू है, आज इसका नाम मैंने म्यू दिया है। इक्वल्स टू वी मुझे चाहिए, वी मुझे चाहिए, और उसके बाद से सोचो यू कितना लूँगा, डी, ये लूँगा डी। यहाँ से बताओ v की वैल्यू क्या आ गई, आ रहा है क्या? तो यहाँ से v जो मेरे पास मिला है वो d अपॉन म्यू मिला है। v इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू, v इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू। इसका मतलब ये जो v देख रहे हो तुम, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है ये है d अपॉन म्यू, d अपॉन म्यू, समझना। ये इमेज के लिए कह रहा हूँ मैं, ये इमेज बना, मान लो बड़ा सा दिखा देता हूँ, ये रहा, ये है ऑब्जेक्ट। अब जरा देखो ऑब्जेक्ट था कहाँ, सोचना, d पर, मुझे फील कहाँ हुआ, d बाई म्यू पर, था कहाँ, d पर, फील हुआ d बाई म्यू पर। मैं सारा कुछ ऊपर से देख रहा हूँ, पानी से जाकर देखूंगा तो अरे जहाँ है वहीं फील होगा, पानी से जाकर देखोगे तो भाई यहाँ पे तुम अंदर, पानी के अंदर जा, जितना नीचे है पानी के अंदर डूब जा, तुमको लगे अच्छा वहाँ तो है। पानी के अंदर से थोड़ी कन्फ्यूजन होगा भाई, पानी के अंदर जाके मछली पकड़ो। अब जरा तू सोच, पानी के अंदर जाके भी अगर जीव जंतु को कन्फ्यूजन होता रहता तो मगरमच्छ कैसे बेचारा खाता, देखता मछलियाँ, मुंह बंद करता, मछली तो वहाँ होती नहीं। पानी के अंदर में कन्फ्यूजन नहीं है, बाहर से देखने पे कन्फ्यूजन है, बिल्कुल नेचर बैलेंस है। अब बना दो इस फोटो को। मछली खाते हो तुम दोस्त, नहीं खाते हो? कुछ लोग जो मछली खाते होंगे, मछली के नाम से उनको जो लगता है हा हा हा, बंगाली बाबू लोग मछली बहुत खाते हैं। मछली खाते हो? हाँ हाँ भाई, तो था, मैं था, सही बात है, सब छोड़ दिया इसने, सात्विक भोजन में आ गए। कोयल की आवाज़, जब तक पेड़ पौधे हैं तब तक देखो कोयल की आवाज़ कितनी बढ़िया आ रही है। पेड़, अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लिख रहे हो, कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ, लिख लेना तो बोलना है ना। स्टोरी चल रही, हाथ पेन वेन रख के बढ़िया एकदम से अलग कहानी चल रही। मैं इसलिए बोलता हूँ कि तुम लिखते हो तो तुम कहानी कान से आँख से सुनते रहें, पेन चलाते रहें, जैसे ही तुम्हारा पेन गिरेगा कहानी बंद हो गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ, मैंने काम मत चला, बात समझ। अब देखो, अब देखना एक अच्छी बात है, एक टर्म हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, नाम है उसका शिफ्ट। शिफ्ट बोले तो कितना नीचे से कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा, हिंदी में शुद्ध बात लिखिए। शिफ्ट का मतलब लिखो नीचे से कितना, नीचे से, नीचे मैंने ये नीचे से कितना उठा हुआ दिखेगा, शिफ्ट। बिल्कुल देसी बात, नीचे से कितना उठा हुआ दिखेगा। तो कोई कंफ्यूजन है क्या, नीचे से कितना उठा हुआ दिखेगा, इतना दिख रहा है भाई, तो देख देख, आसान भाषा में समझो, था कितने पे, डी पे, दिखा कितने पे, डी बाई म्यू पे, तो यही शिफ्ट हो गया क्या। नीचे से कितना उठा हुआ दिखेगा, तो भाई यहाँ दिखेगा। तो शिफ्ट सही मायने में ये जो दूरी होती है ना, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, यही तो है शिफ्ट, क्योंकि डी तो पूरा है क्या बात। तो अगर मैं इस दूरी को लिखूँ तो डी माइनस डी अपॉन म्यू, कोई अब फालतू टाइम पास करे, डी कॉमन ले ले तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, याद करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। बस शिफ्ट का मतलब समझ में आना चाहिए कि नीचे से कितना उठा हुआ दिखेगा। जरा सोच, यहाँ कितने मीडियम हैं, इसके नीचे एक ही है क्या, उस मीडियम का मतलब लेंथ कितना, लेंथ मतलब उसकी गहराई कितनी है, डी है, तो उस मीडियम में कितना उठा दिया उसको, डी बाई म्यू। सोचो इसके ऊपर एक और मीडियम रख दूँ, इसका नाम 1 रख दूँ, तो सपोज करो इसने कितना उठा दिया उसको, तो d1 अपॉन म्यू 1, दूसरा वाला कितना उठाएगा, d2 अपॉन म्यू 2। कुछ समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। एक और रख दूंगा d3 थिकनेस का,
है ना, d3/μ3 टोटल कितना उठ जाएगा, तो सबका सम। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, और सवाल पूछा भी जाता है, सवाल पूछा भी जाता है। तो एक तो शिफ्ट वाली बात समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा मेरे पास कहानी है कि मान लो, लिखो व्हाट हैपन व्हेन, नोट कर रहा भाई, नोट भी करते रहिए। व्हाट हैपन व्हेन more than one medium are placed, more than one medium are placed layer wise as shown in figure। बना दो खुद से। ये माना D1, ये माना D2, और इसका मीडियम μ1 और इसका मीडियम μ2, इसका मीडियम μ1, इसका मीडियम μ2, है ना। नीचे से कितना उठा हुआ दिखेगा, तो टोटल शिफ्ट कोई पूछे तो D1/μ1 प्लस D2/μ2 एंड सो ऑन, ये नेट शिफ्ट दिखेगा दोस्तों, नेट शिफ्ट। एक और इसका नाम होता है, सही में ये कहाँ है, डी पे, उसको बोलते हैं रियल डेप्थ। फील कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, इसको बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ। तो जो एक्चुअल में जहाँ पे है उसको रियल डेप्थ, और जहाँ फील होता है उसको बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ। तो ये बात भी अपने को समझ में आनी चाहिए, लिख लो तो। Here d apparent equals to d1/μ1 plus d2/μ2 plus d3/μ3 एंड सो ऑन। क्या सही बोला मैंने? समझो। इसमें एक अच्छी बात है, जैसे एक सिचुएशन समझो, पहले पूरी बात क्लियर करो, पूरी बात समझो। देखो इधर ऑब्जेक्ट है कहाँ, D पर, मुझे फील कहाँ हुआ, D/μ पर। जो D/μ है वो मेरे लिए इमेज है, सही में वो कहाँ है, D पर। एक मीडियम ने हमको कहाँ दिखाया, D/μ पे, मतलब उसको अगर हमने D1/μ1 कहा, जहाँ हमको दिखाया वो अपैरेंट डेप्थ है। तो एक मीडियम ने अपैरेंट डेप्थ कितना दिखाया, D1/μ1। दो मीडियम ने D1/μ1 प्लस D2/μ2। तीन मीडियम होता तो अपैरेंट डेप्थ क्या होता, D1/μ1 प्लस D2/μ2 प्लस D3/μ3। ये सब क्या है, अपैरेंट डेप्थ। सही है। अब हमसे पूछ, रियल डेप्थ कहाँ है, D है। हमसे एक सवाल पूछा गया है, कह रहा है कि बताओ अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे बताना क्या मैं सही चल रहा हूँ, क्या मैं सही चल रहा हूँ। देख, इसको मिटा देता हूँ और पूरी कहानी समझना। एक्चुअली क्या है, किताब में इसका फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है और वहाँ होता है कन्फ्यूजन। तुमने फ़ोटो बना लिए हैं, मैं बस एक बार बनाता हूँ, तुमको ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे μ1, यहाँ पे μ2, और एक मीडियम ये बना दिया और एक मीडियम मैंने ये बना दिया। इसके लिए डेप्थ इसका रखा है D1, इसके लिए डेप्थ इसका रखा है D2। मैं तीन चीज़ पूछूंगा। पहला, मुझे कोई बताए कि भाई रियल डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ कितना है, D1 प्लस D2, D1 प्लस D2। दूसरी बात मैं पूछूंगा कि भाई D अपैरेंट कितना है, मतलब अपैरेंट डेप्थ कितना है। यस, तो D1/μ1 प्लस D2/μ2। और होते तो और लिखते, इसमें भी और होता तो और लिखता। अब तीसरी और सबसे काम की बात, कोई पूछे कि शिफ्ट कितना है, तो होगा वो रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ मतलब ये सब, अपैरेंट डेप्थ मतलब ये सब। थोड़ा बड़ा सवाल होगा, बनेगा ऐसे।
कर लोगे ऐसे सवाल? डाटा ही रखना रहेगा। एक कंडीशन है बढ़िया, इसको लिख लीजिए फिर बताता हूँ। बिठाओ दोस्त। लिखो, कंसीडर दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at depth d in a medium of refractive index mu I, रिफ्रैक्टिव म्यू आई, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आई है। अब जरा सोचो, ऑब्जेक्ट कहाँ है? किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आई है, और कितने डेप्थ पे है वो? डी डेप्थ पे। तो वही चलो फोटो बना लिया और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पकड़ा था, और ये जो दूरी है ये डी है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये है म्यू आई। मैं भी अगर म्यू आई से देखूँ तब तो कुछ चेंज नहीं दिखेगा अपने को, तब क्या दिखेगा? कुछ नहीं। चेंज देखना है तो बाहर से देखना पड़ेगा, दूसरे मीडियम से। अपने को डी अपैरेंट की फीलिंग लेनी है तो मीडियम बदलना पड़ेगा, इस बात को मन में बिठाओ। क्वेश्चन कभी घुमाने के लिए तुमको पूरा नौटंकी बरसा दे और कहे कि ऑब्जर्वर इस मीडियम में है, तो भाई क्या, जहाँ है वहीं दिखेगा? जहाँ है वहाँ नहीं दिखेगा जब मैं बाहर से देखूँगा। मैं यहाँ से देखूँगा तो जितना दूर है उतना ही दूर दिखेगा। खैर, म्यू आई है, देखने वाले को किसी दूसरे मीडियम में रख रहे हैं म्यू आर पे। ठीक है, अब सवाल सुनना। अब ये कह रहा है कि बताओ V कहाँ होगा? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। V कहाँ होगा ये इसको बता दो। V, ये D जो है सही मायने में किसकी पोजीशन है? U है ये ऑब्जेक्ट के लिए है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जो V तुमको फील होगा, क्या मैं उसको डी अपैरेंट बोल सकता हूँ क्या? सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। V मतलब इमेज है, मैं एक साथ ऑब्जेक्ट और इमेज को देख ही नहीं सकता। पानी के अंदर जो मछली है वो, और मैं अगर बाहर से देख रहा हूँ तो सही मायने में वो मछली है ही नहीं, वो मछली की इमेज है। पानी के, तुम सोचो कितनी अच्छी बात है, तुमने आज तक अपनी ज़िंदगी में, इसलिए मैंने पूछा मछली खाते हो क्या? अगर तुम मछली नहीं खाते तुमने अपनी लाइफ में मछली देखी ही नहीं। सोच कैसे? अरे खाओगे तभी तो बाहर निकालोगे। और जब तुमने खाई ही नहीं मछली तो तुमने उसको पानी के अंदर देखा है, तो तुमने अपने जीवन में कहीं मछली देखा ही नहीं। तो अपने आप इस बात पे गर्व करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने मछली देखी है। नहीं, तुमने मछली की इमेज देखी है क्योंकि तुमने बाहर से देखी है। अब मैं तो मछली देख चुका हूँ, समझो बात को। अब देखो, यानी कि ये कहानी बन के तैयार है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अगर रिलेशन लगाएं, ऑब्जर्वर इधर है, यहाँ पे रिलेशन लगाएं तो क्या लगाएंगे? वहाँ से μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू v अपॉन u। डन। आज देखना μ2 का नाम क्या है? म्यू आर। μ2 का नाम है म्यू आर। म्यू, अब 1 का नाम है म्यू आई। अब ये है v और u कितना है भैया? d है ना? है बिल्कुल। अब मुझे यहाँ से कोई v निकाल के बताए, भाई गुना कर दो। v निकालना है तो गुना कर दो, d टाइम्स म्यू आर अपॉन म्यू आई। अब इस पे सवाल आता है, पहले इसको लिख देता हूँ, देख। d बराबर v टाइम्स म्यू आर अपॉन म्यू आई। इसको कुछ लोग देखना, पहले इधर देखो फिर लिखना, क्या इसको d बराबर, d क्या है? रियल डेप्थ बराबर v क्या होता है?
अपारेंट डेप्थ, जो वी मतलब इमेज की पोजीशन जो मुझे फील होगी, तो वी नहीं, इसको डी अपारेंट लिख सकते हो और यहाँ लिख सकते हो म्यू आर अपॉन म्यू आई। सोचो डी क्या है, ये है रियल डेप्थ। धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है, तो ऐसा नहीं कि पगला जाना। बात समझ में आ रही है? एकदम से जुड़े रहोगे तो बहुत आसान है। मन में ये चलाओगे फार्मूला कब आएगा, फार्मूला कब आएगा, फार्मूला कब आएगा, अरे फार्मूला नहीं आएगा। बात होती है, फार्मूला नहीं होता। लिख लिया? एक बढ़िया सवाल मुझे दिखा, इसको मिटा दूं? अब तुम मुझे बताना एक चीज़, अभी थोड़ी देर पहले तुमने डी अपेरेंट निकाला था, बताओ क्या निकाला था उसको? डी बाई म्यू निकाला था ना, वो तुमने डी बाई म्यू निकाला था, वहाँ पे सिर्फ म्यू था। क्यों था ऐसा? क्योंकि तुम कहाँ से देख रहे थे? एयर से। दिमाग लगाओ। तो ये फार्मूला कब वैलिड होगा? जब तुम एयर से देखोगे। एयर से देखा, एयर से देखा, ओ यानी कि हर बार एयर से देखूं ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। एयर से अगर ये म्यू किसका है वहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट था, है कि नहीं? मतलब अब ये डी अपेरेंट बराबर डी बाई म्यू, ठीक बात है, लेकिन वहाँ एक मीडियम का एयर होना जरूरी था। अगर मान लो उसमें से कोई एयर नहीं रहे, तो क्या ये हमेशा वैलिड है क्या? हाँ, ये तो हमेशा वैलिड है, ये तो हमेशा वैलिड है। तभी तो किया है मैंने, ऑब्जेक्ट जिसमें रखा है उसको म्यू आई नाम दे दिया, जहाँ पे से मैं देख रहा हूँ उसका म्यू आर नाम दे दिया। तो ये हमेशा वैलिड है, ये हमेशा वैलिड है। लेकिन ये तो स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है। क्या? जैसे पहले आ जाता हूँ, इस पे आता हूँ, पहले मेरी बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। पहले नोट लगा के एक बात लिखो, पहले नोट लगा के एक बात लिखो डी अपेरेंट इक्वल्स टू, डी अपेरेंट इक्वल्स टू डी बाई म्यू, डी अपेरेंट इक्वल्स टू डी बाई म्यू इज वैलिड only for air, only for air, only for air। एक फ़ोटो बना दोगे क्या? एक फ़ोटो बना दो तो फटाफट, इसके लिए एक फ़ोटो बना दो। ये बना दो, ऐसे ऐसे बना दो, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो जिसके मीडियम को म्यू मान लो, और देखने वाला ये रहा, इसको एयर में बना दो, बस हो गया। तो वहाँ पे लगाओगे डी बाई म्यू। ठीक है, अब बोलो क्या बोल रहे थे? ये मिटाओ, अब बोलो क्या बोल रहे थे? ठीक है, चलो आते हैं, बोलना म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल्स टू क्या लिखूं? ठीक है, अब यहाँ म्यू टू कौन है? अब म्यू वन कौन है? म्यू आई इक्वल्स टू क्या होगा? v अपॉन डी। अब v की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसको क्यों पलटूंगा? कहाँ? अच्छा 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 अच्छा, नहीं 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 भाई, मुझे v की वैल्यू चाहिए ना,
मुझे v चाहिए, v यहाँ से मुझे v चाहिए, मुझे v चाहिए, यहाँ v लिखो, मुझे यहाँ से v चाहिए, मुझे यहाँ से v चाहिए, तो v क्या लिखूँगा, d टाइम्स म्यू आर अपॉन म्यू आई, ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, मुझे v चाहिए, सही तो है। अरे तो पहले गलत लिखा गया होगा, उसमें इतना क्या घोंची तो लिख नहीं सकती है उसको जो लिखा गया था। अरे तो ये v कौन है, d अपेरेंट है, तो हो तो गया d अपेरेंट इक्वल्स टू d, और ये रहा म्यू आर अपॉन म्यू आई, वो उधर उल्टा लिखा गया था, ऐसा थोड़ी कि दो जगह दो बात हो जाएगी। लिखो ना जल्दी फटाफट। डी अपेरेंट मतलब v, डी अपेरेंट मतलब v। अच्छा एक चलो इसमें एक काम की बात बताते हैं, अगर यहाँ पे म्यू आर है और यहाँ पे म्यू आई है, अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे म्यू आर यहाँ पे म्यू आई, ठीक है मान लिया। अब थोड़ा सा इसको भी म्यू आर से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी म्यू आर से डिवाइड कर देते हैं। कुछ करना चाहते हैं, इसको भी म्यू आर से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी म्यू आर से डिवाइड कर देते हैं, देखो क्या बनेगा ये। और फिर लगाते हैं रिलेशन, क्या होगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल्स टू v अपॉन u होगा, ठीक है, v अपॉन u, ठीक है। म्यू टू मतलब ये वाला, सोचो ये क्या है, अब तो ये 1 है, अब ये 1 है, अपॉन म्यू वन क्या है, म्यू आई अपॉन म्यू आर इक्वल्स टू v, u कितना है, d है। अब पलटो इसको, ये क्या बन गया, म्यू आर अपॉन म्यू आई इक्वल्स टू v अपॉन d बना। अब जरा सोचो, यहाँ से भी जो v निकालेंगे, यहाँ से भी जो v निकालेंगे तो यही आएगा क्या, यही आएगा क्या, आ रहा है ना। ये क्या क्यों किया ऐसा पता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर कभी फार्मूला लगाने की इच्छा हो ना, मान लो मेरे पास ये रिलेशन है, मेरे पास पहले एक चीज़ मन में लाना है कि भाई देख, मैं तो d बाई म्यू डायरेक्ट मुझे अगर याद होगा तो मैं कब लगाऊंगा, जब एक तरफ एयर हो। अभी हमने इसको अपने आप में एक तरफ एयर कर दिया, तब ये रिलेशन आराम से आ गया, तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तुमको वापस समझाता हूँ क्या है ये, समझो देखना। मुझे फार्मूला क्या याद है कि भाई एक बार मुझे जो फील होता है वो d बाई म्यू पर होता है, लेकिन इसके साथ दिक्कत है, इसके साथ दिक्कत ये है कि भाई मुझे एयर से देखना है। मैंने दिमाग लगाया, इसको एयर बना दिया, क्या किया, उसके लिए म्यू आर से डिवाइड कर दिया, तो ये फार्मूला लगना चाहिए, परंतु स्टाइल देखो भाई, d अपॉन म्यू नहीं, ये म्यू आई अपॉन म्यू आर, ये क्या फील होगा मुझे, d अपेरेंट जिसका नाम क्या होता है v। अब जरा देखो, यहाँ से d अपेरेंट डायरेक्टली तुम क्या बोल सकते हो, म्यू आर अपॉन म्यू आई इंटू डी बोल सकते हो क्या, तुम नहीं समझे, समझ गया ना। तो जो फार्मूला तुमको याद होता है वो किसके लिए याद होता है, एयर के लिए, तो तुम एयर बना दो ना। वो जो भी मीडियम दे रखा होगा, मान लो उसने कहा भाई देख, तुम देखो किसी मीडियम से जिसका नाम है x, और यहाँ जो देख रहे हो इसका नाम है z। अब बता दे, भयानक से ऑप्शन होंगे, तुम सोचो अरे यार तो बड़ा लफड़ा है, मेरे को तो d बाई म्यू याद है, मुझे तो d बाई म्यू याद है, लेकिन उसको कब याद है, जब एयर से देखता हूँ। इसको एयर बना देते हैं, तो एयर बनाना मैंने 1 बनाना, तो इसको भी x से डिवाइड कर देना, तो इसको भी तो करना पड़ेगा। तो ये बन गया एयर, अब ये अपने आप बन गया 1, और 1 म्यू होता है एयर का। अब लगा दोगे फार्मूला सीधा सीधा d अपॉन म्यू, तो d तो ठीक है, म्यू अब ये होगा ये z अपॉन x, और ये क्या आएगा d अपेरेंट। तो टेंशन नहीं है, एयर बना लेंगे।
एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका ये जिंदाबाद, μ2/v इक्वल्स टू μ1/u, जो ठीक लगे वो लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन को दोनों स्टाइल से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखाता हूँ, घर से करके लाइएगा, लिखिए तो। इसी पे अब क्वेश्चन चलने हैं, इसी पे क्वेश्चन चलेगा। लिखो, कंसीडर दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड and observed with a microscope, first in air and second according to the figure shown. How should the microscope be moved? How should the microscope be moved to get the object in focus again? ठीक है, एक माइक्रोस्कोप है, मान लो इस तरीके का है कुछ, और यहाँ से ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ से देखा गया, यहाँ कुछ नहीं था, बस एयर था। अगले केस में क्या किया है, रास्ते में एक स्लैब डाल दिया और ऑब्जेक्ट को यहीं छोड़ दिया। ये स्लैब है, स्लैब के ऊपर एयर है, माइक्रोस्कोप अपनी पोजीशन पे है। इस स्लैब का थिकनेस और म्यू क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लैब का थिकनेस है 3 सेंटीमीटर और म्यू है 1.5। ये थिकनेस 3 सेंटीमीटर और इसका म्यू है 1.5। पहले तो हवा में देख रहे थे, अब हवा ना हो के बीच में कुछ और रख दिया, कह रहे हैं कि भाई मुझे जहाँ दिख रहा था वहीं दिखना है, बताओ क्या करें। तो जहाँ दिख रहा था वहाँ तो दिखेगा नहीं, अब ये स्लैब है, डिस्टर्ब करेगा, कुछ अपरेंट वाली फीलिंग आएगी। तो कह रहा है कि मैं इसको माइक्रोस्कोप को कैसे एडजस्ट करूँ ऊपर नीचे करके, अपवर्ड या डाउनवर्ड में इसका एडजस्टमेंट क्या करूँ कि मुझे जहाँ फील हो रहा था, इसके फोकस पे पहले दिख रहा था, अभी भी वहीं दिखे। ये सवाल है, सोचने वाला सवाल है कि हाउ शुड माइक्रोस्कोप बी मूव टू गेट द ऑब्जेक्ट एट द फोकस अगेन। ये है सवाल। फिर इसके ऊपर 1-2 सवाल कराऊंगा और उसके बाद से पानी और मछली वाले सवाल इसके ऊपर कराऊंगा। इसको करके लाइएगा, यहीं से शुरू करेंगे अगली क्लास को। ठीक है, रिवाइज कराऊं या ध्यान में है पूरा? ठीक है, एक बार 2 मिनट में थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, 2 मिनट चीज़ों को रिकैप कर देता हूँ कि क्या हुआ है आज मेनली हमने क्या क्या किया। आज की जो मेन बात है वो ये है, इस तरीके से है कि भाई मैं तो फार्मूला जानता था, ये रिकैप कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं फार्मूला जानता था μ2/μ1 माइनस, डायरेक्ट पहले वहाँ से चलते हैं, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये हम जानते हैं। r को हमने रखा कितना, इन्फानाइट।
उससे ये टर्म क्या हो गया, जीरो। जैसे ये टर्म जीरो हो गया तो ये इसके बराबर आ गया। थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया तो μ2 अपॉन μ1 किसके बराबर आ गया, v अपॉन u। ये तभी लगाओगे जब सरफेस क्या हो, प्लेन हो। प्लेन सरफेस है तो लगाओगे, ठीक है, ओके। इस पे आ गए, बढ़िया बात है। अब ये कंडीशन थी, ये कंडीशन थी, पानी भरा हुआ था इस तरीके से। पानी नहीं रहेगा तब मैं कोई ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो जो जहाँ है वहीं फील होगा। अभी पानी भरा हुआ है, इसके अंदर से ऑब्जेक्ट को देखना है तो भाई पहले तो रेज ऐसे यहाँ से निकालोगे। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, रेज ऐसे निकली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे नॉर्मल बनाया, यहाँ पे नॉर्मल बनाया, नॉर्मल। अच्छा, पहले ये कौन सा मीडियम होता है, डेंसर। बाहर कौन है, रेयर। डेंसर से रेयर जाते हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर भी इधर भी, लेकिन गया तो इधर है। ऑब्जर्वर जो देखने वाला है वो इधर से देख रहा है, तो लाइट तो ऐसे चली गई लेकिन फील होगी इधर कहीं, सोचो। तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा इसका, इमेज। ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ बनी। ऑब्जेक्ट माना डी डेप्थ नीचे है और इमेज यहाँ बनी है, यहाँ बनी है, तो इसको बोलते हैं डी अपैरेंट। फिर आती है कहानी कि भाई जो शिफ्ट है वो कितना है, तो शिफ्ट वही है, पहले कहाँ था, मुझे अब कहाँ दिखा, समझो। तो पहले था डी पे, अब मुझे कितने पे दिखा है, मुझे डी बाई, वो तो निकाल देते हैं शिफ्ट। चलो पहले एक बार फार्मूला निकालते हैं। तो फार्मूला कहता है कि μ2 अपॉन μ1 करोगे तो v बाई u मिलेगा। μ2 मतलब रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए वो है, मान लो एयर, तो उसको रख दिया हमने 1। एयर नहीं होता तो कुछ और होता। अच्छा, μ1 मतलब ये, तो ये मान लो मेरे पास है μ, बाहर एयर था ये, तो ये कितना आएगा, v बाई यू। तो इसको रख दिया हमने v बाई यू, u कितना, d। तो यहाँ से v कितना, d बाई म्यू, तो यहाँ से v कितना, d बाई म्यू। तुरंत लिखते के साथ बात समझ में आ गई कि ये तभी वैलिड हुआ है जब लाइट कहाँ गई है, एयर में। तो ये फार्मूला अगर कभी मुझे ध्यान रह गया तो ये फार्मूला नहीं है, स्पेशल केस हो गया। एयर होना जरूरी है, एयर नहीं होता तो मान लो यहाँ का मीडियम म्यू आर, यहाँ का मीडियम म्यू डी, तब भी फार्मूला कैसे चल देगा, देखो तब भी फार्मूला ये वाला μ2 बाई वी अपॉन, ये देख μ2 अपॉन μ1। μ2 रिफ्रैक्शन के बाद किस में गए हैं, म्यू आर में। μ1 शुरू में कहाँ थे, म्यू डी में, इक्वल्स टू v अपॉन यू। v मुझे नहीं पता होता है, u पक्का पता होता है d पे, तब भी निकल जाएगा। असली तो ये है, ये तो स्पेशल केस है। देखो ये स्पेशल केस है जिसमें म्यू आर क्या हो गया, 1। अच्छा, अब मेरे से, अब इसमें से कोई अगर शिफ्ट पूछेगा, यहाँ से कोई शिफ्ट पूछेगा, ये v मतलब मुझे जहाँ फील हुआ है इसको बोलते हैं डी अपैरेंट। शिफ्ट का मतलब होता है, ये रहा शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब होता है पहले कहाँ था माइनस मुझे कहाँ फील हुआ, ये है शिफ्ट। इसी को डी कॉमन लेके 1 माइनस 1 अपॉन म्यू लिख देते हैं। एक मीडियम ने हमको डी बाई म्यू ऊंचा दिखाया, 2-3 जोड़ दूंगा तो सब ने थोड़ा थोड़ा ऊंचा दिखाया होगा। तो ये इस तरीके से तुम शिफ्ट निकाल सकते हो। एक तो ये बात हो गई। दूसरा अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि मैं अगर यहाँ से रिलेशन निकालूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन कौन है, ये वाला। और इसी में r को जैसे ही इन्फिनाइट रखते हो सारी कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। दूरी कहाँ से मेजर करते हो, सबसे ऊंचाई से। कोई साइन की टेंशन है ही नहीं, 1% साइन कन्वेंशन की टेंशन नहीं, दूरी मेजर करनी है टॉप से, बस हो गया। तो डी अपैरेंट मतलब मुझे कहाँ फील हुआ, मुझे क्या फील होता है, इमेज। हम एक साथ ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को नहीं देख सकते। पानी के अंदर जो मछली हम देख रहे हैं, कहाँ से, बाहर से, सही मायने में वो मछली है ही नहीं, वो मछली की इमेज है। ठीक है, बस इतना ही। अब इसको तैयार कर लेना तरीके से, फिर इसके आगे बात होगी। अब कर दो बंद।